नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बंगाल के सिलीगुड़ी में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को बहुत जल्द ही लागू किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हो गई है। नड्डा ने कहा कि अब जब कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो इसका कार्य भी शुरू हो गया है और नियमों को बनाया जा रहा है। ये जल्द ही लागू किया जाएगा। चीन के साथ बढ़ते सीमा गतिरोध के बीच भारत को नौसेना के क्षेत्र में एक नया सहयोगी मिल गया है। भारत की ओर से कहा गया है कि आगामी मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिस्सा लेगा। मालाबार संयुक्त युद्ध अभ्यास नवंबर माह में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में होगा। दरअसल सबसे पहले भारत और अमेरिका मिलकर ये नौसेना युद्धाभ्यास करते थे। वर्ष 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया इसमें अब शामिल हो गया है। पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर में भारत ने एक चीनी सैनिक को हिरासत में ले लिया है, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारत की तरफ चला आया था। इंडिया टुडे के मुताबिक ये जवान लद्दाख के डेमचौक इलाके में पकड़ा गया और इसका नाम फांग या लांग है। इसके पास से सिविल और मिलिट्री से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। वहीं भारतीय सेना ने बयान जारी कर कहा है कि वह एलएसी पर भटक गया था। पीएलए की ओर से भारतीय सेना से उस जवान को छोड़े जाने का अनुरोध किया गया है और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस सैनिक को चीनी सेना को वापस कर दिया जाएगा। अब सवाल उठने लगा है कि क्या चीन अमेरिका को पछाड़कर उसे पीछे धकेल दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूरेशियन टाइम्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों से पता चलता है कि चीनी अर्थव्यवस्था अमेरिका से आगे निकल चुकी है। इसके मुताबिक परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के हिसाब से चीनी अर्थव्यवस्था 24.20 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 20.8 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन की विकास दर कोरोना वायरस महामारी के पहले के स्तर की ओर लौट रही है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन की वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.9% दर्ज की गई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि चीन में इकोनॉमी बेहतरी के दौर की ओर लौट रही है और कोरोना महामारी के पहले के स्तर को छूने की ओर बढ़ रही है। वहीं अर्थशास्त्रियों ने दूसरे एशियाई देशों के बारे में भी अनुमान जताए हैं, जिसके अनुसार बांग्लादेश और चीन ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, तो वहीं भारत इस मामले में एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक महिला मंत्री को आइटम कहकर बुरी तरह फंस गए हैं। विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया के बीच कमलनाथ की इस कथित अमर्यादित टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के आला नेताओं ने सोमवार को प्रदेश भर में मौन धरने दिए। वहीं शिवराज ने सोनिया को एक पत्र लिखा है। पत्र में अपनी काबीना के सदस्य इमरती देवी के खिलाफ की गई टिप्पणी का उल्लेख करते हुए शिवराज ने कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार भैंस पर सवार होकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। दरभंगा जिले के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल नामांकन के लिए सोमवार को भैंस पर सवार होकर पहुंचे। उन्होंने मीडिया को भैंस पर आने की वजह भी बताई। नचारी मंडल ने कहा, मैं समाज के गरीब और कमजोर तबके से आता हूं। मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूं और क्योंकि मेरे पास 4 पहिया गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं भैंस पर आया हूं। भैंस, गाय और बैल एक किसान की पूंजी होती है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें लोजपा जीतेगी। एक के बाद एक कई ट्वीट कर चिराग ने कहा कि नीतीश जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखकर आने वाले 5 साल की कल्पना की जा सकती है। बिहार को अगर इस बेबसी से निकलना है तो जरूरत है कड़े कदम उठाने की। जेडीयू को दिया गया एक भी वोट कल बिहार को बर्बाद कर देगा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में श्रद्धालुओं का प्रवेश नहीं होगा, यानी सिर्फ पंडाल के आयोजक ही अंदर जा सकेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाईकोर्ट ने पंडाल के अंदर आयोजकों की संख्या को भी सीमित रखने का आदेश दिया है। बड़े पंडाल के अंदर एक बार में 25 से ज्यादा नहीं और अपेक्षाकृत छोटे पंडाल में 15 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी। फिलहाल आरोपी को बलिया जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच आरोपी के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती स्थित दुर्जनपुर गांव में पिछले हफ्ते हुए गोलीकांड को लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह का खुलकर पक्ष लेने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के बयान पर पार्टी अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नड्डा ने स्वतंत्र देव सिंह को विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि नड्डा ने यह भी कहा है कि बलिया घटना की जांच में वो किसी प्रकार का दखल देने की कोशिश न करें, वरना पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में पैसों की गड़बड़ी के मामले में ये पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी ईडी फारूक अब्दुल्ला से इस मामले में सवाल जवाब कर चुकी है। ये पूछताछ श्रीनगर में हो रही है। ईडी की पूछताछ को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शीघ्र ही ईडी समन को लेकर जवाब देगी। ये गुपकार समझौते के लिए हुए अलायंस के गठन को लेकर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए की जा रही कार्रवाई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN की नेता मरियम नवाज ने एक ट्वीट कर दावा किया कि स्थानीय पुलिस कराची में उनके होटल के कमरे में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और उनके पति कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया है। FIR में कायदे आजम की मज़ार पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र का अपमान करने का भी आरोप लगाया गया है। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज सहित 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें, इससे पहले रविवार को सरकार विरोधी 11 पार्टियों के गठबंधन PDM की एक सभा कराची के जिन्ना बाग में आयोजित की गई थी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर इसी सभा के लिए कराची में मौजूद थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,52,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,14,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 7,73,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,14,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 81,55,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,19,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52,24,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,53,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।